पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद है पॉजिटिव एफर्मेशंस। एफर्मेशंस छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो आप अपने आप से बोल सकते हैं, ट्रेनिंग के समय भी, कंपटीशन के समय भी, हर समय कभी भी आप पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज ज्यादा करिए और उसकी आदत डालिए। उससे जो आपको एक ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, मोटिवेशन बढ़ता है और आप अपने बारे में, आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है या सेल्फ है, वो भी आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी बढ़ती है। टू आवरसेल्व्स, टू मोटिवेट आवरसेल्व्स, टू बूस्ट एंड टू रेगुलेट आवर इमोशंस। जैसे कि एग्जांपल है, आई एम फीलिंग फिट एंड रेडी फॉर द कंपटीशन। ये एक पॉजिटिव एफर्मेशन है, छोटा सेंटेंस है जो कि आप सवेरे कंपटीशन वाले दिन अपने आप से बोल सकते हैं कि मैं बिल्कुल फिट फील कर रहा हूँ और कंपटीशन के लिए मैं बिल्कुल फिजिकली मेंटली रेडी हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। ये भी एक पॉजिटिव एफर्मेशन। टुडे आई एम गोइंग टू गिव माय 100%, सॉरी ये 1005 हो गया है, इसको आप, दिस इज 100% एंड एंजॉय द कंपटीशन एक्सेट्रा। तो आज मैं अपना 100% एनर्जी लगा के और मन लगा के खेलूंगा और कंपटीशन को एंजॉय करूंगा। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव एफर्मेशन। तो इस तरह के आप पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप बना सकते हैं। ऐसा कोई सेट एफर्मेशंस नहीं है। यू कैन मेक योर ओन पॉजिटिव सेंटेंसेस जो आप अपने आप को बोले ट्रेनिंग के समय, कंपटीशन के समय, और इससे आप जिसको बार बार आप दोहराएंगे अपने मन में, तो इससे मन जो है आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग फील करते हैं आप, कॉन्फिडेंट फील करते हैं और मोटिवेटेड फील करते हैं अपने इवेंट। प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव एफर्मेशंस, और देखिए कि बार बार आप पॉजिटिव अपने आप से बोलेंगे तो उससे आपके ऊपर कितना अच्छा असर पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार में आपका पॉजिटिव आपने बोला तो वो पॉजिटिव बार बार आएगा। वो नेगेटिव जो आपके अंदर थॉट्स हैं वो बार बार आते रहेंगे, लेकिन जितनी बार आएंगे उतनी बार उनको रोकना है। यही ट्रेनिंग का पार्ट है। नेगेटिव को आप रोकिए और पॉजिटिव में चेंज करिए। उसके बाद है रीफ्रेमिंग, एक टेक्निक है। बहुत से खिलाड़ी होते हैं जो कंपटीशन में बहुत डरते हैं, तो वो कंपटीशन को एक थ्रेट की तरह से परसीव करते हैं। उनके लिए कंपटीशन एक डरने की चीज है, इसलिए उनको डर लगता है। तो रीफ्रेमिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने परसेप्शन को चेंज करते हैं कि उसको थ्रेट की तरह से ना देख के हम उसको एक चुनौती की तरह से देखें कि ये डरने की चीज नहीं है, ये हमारे लिए एक चुनौती है और आज हमारे लिए ये मौका है कि मैं अपने आप, मैं कितना अच्छा खिलाड़ी हूँ ये मैं सिद्ध करके दिखाऊं। तो ये एक पॉजिटिव नजरिया हमने बनाया। जो हमारा नेगेटिव नजरिया था कि ये डरने की चीज है, उसको हमने रीफ्रेम करके हमने कहा कि नहीं, ये एक चुनौती है और आज मेरे लिए स्वर्णिम अवसर है कि मैं अपने आप को सिद्ध करके दिखाऊं। तो जब हम थ्रेट की तरह से देखते हैं कंपटीशन को कि डरने की चीज है, तो हमारी एंजाइटी और बढ़ जाती है, टेंशन और बढ़ जाती है। तो अगर हम ऐसा ना करके हम ये कहें कि कंपटीशन एक चुनौती है और मेरे लिए एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है टू प्रूव माय एबिलिटी। दिस हेल्प्स टू क्रिएट अ पॉजिटिव माइंडसेट। इससे हमारा पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट होता है और हमारे चांसेस परफॉर्म करने के बेटर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा नजरिया जब नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो उस समय हम ज्यादा जोश में आते हैं और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है हम में और हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने की हैं, ये आदत डालने की। रीफ्रेमिंग, पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, दिस इज ऑल, इट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड एवरी डे। ये खाली कंपटीशन के पहले के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिव चलता है और कंपटीशन के पहले आप पॉजिटिव बात करेंगे तो उससे आपके ऊपर प्रभाव अच्छा नहीं होगा। तो ये रोज की चीज है। सो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स ऑन योरसेल्फ एंड सी हाउ वंडरफुल इट इज। उसके बाद रेगुलेटिंग अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि प्लेयर्स फेस करते हैं कि जब एंजाइटी टेंशन उनकी बढ़ जाती है तो सबसे पहले उनका कंसंट्रेशन टूटता है,
ध्यान उनका भटकता है, इधर उधर चला जाता है और उससे गलतियां और होती हैं और खिलाड़ी पॉइंट्स लूज करने लगते हैं। For performing well, a player's mind should always be in the present. ये बहुत जरूरी है कि खिलाड़ी का माइंड प्रेजेंट में रहे, वर्तमान में रहे, ना तो वो अतीत की सोचे ना भविष्य की सोचे। तो अगर माइंड इधर से उधर स्वे करता है, अतीत में जाता है या भविष्य में जाता है, तो इसके माने माइंड प्रेजेंट में नहीं है, और प्रेजेंट में नहीं है तो वो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो कंसंट्रेशन और अटेंशन के इश्यूज तभी अराइज होते हैं जब हमारा माइंड जो है वो वर्तमान से हट के कहीं और पास्ट में या फ्यूचर में चला जाता है। तो जब कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं कि कंसंट्रेशन हमारा टूट गया, मतलब ध्यान भटक गया। तो जब कंसंट्रेशन भटकता है, ध्यान भटकता है, तो प्लेयर उस समय मिस्टेक्स ज्यादा करता है, पॉइंट्स मिस करता है, स्कोर्स कंसीड कर देगा अपने अपोनेंट को, और एंग्शियस, उसकी एंजाइटी बढ़ जाती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है और इंजुरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंसंट्रेशन हटा तो ये सारी चीजें, ये लक्षण खिलाड़ी में दिखाई देते हैं। तो कभी अगर छोटे छोटे ब्रेक्स भी हों कंसंट्रेशन में, तो प्लेयर को ये सीखना जरूरी है कि कैसे अपने अटेंशन को वापस गेम पे ले आए। तो उसको फोकसिंग और रीफोकसिंग हम कहते हैं कि आपका फोकस अगर हट गया गेम से, तो उसको वापस आप कैसे अपने गेम पे ले आए। तो उसमें जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं उसको फोकसिंग और रीफोकसिंग कहते हैं। Whenever concentration sways, the athlete has to make a conscious attempt to immediately bring his attention back to his game and execute the next move. A few deep breaths at this time help the athlete to maintain his focus and take right decisions. तो अक्सर जब कंसंट्रेशन ब्रेक होता है तो प्रेजेंट से दिमाग हट जाता है खिलाड़ी का, तो उस समय खिलाड़ी को अपने मन में फोकस बोलना है, उसको ये वर्ड बोलना है और अपने ध्यान को कॉन्शियसली ही हैज टू ब्रिंग हिज अटेंशन बैक टू हिज गेम। तो गेम पे वापस ध्यान तुरंत ले आना है, ध्यान को ज्यादा भटकने नहीं देना है, क्योंकि एक बार आपने भटकने दिया और उसके लिए कुछ किया नहीं, तो फिर वो ध्यान आपका इधर उधर भटकता रहेगा। तो उसको तुरंत वापस अपने गेम पे लाना है। तो अपने मन में फोकस बोलिए या कॉन्सेंट्रेट बोलिए या पे अटेंशन, इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स बोलिए और अपने फोकस को वापस अपने एक गेम पर ले आइए। तो उससे आपको फायदा होगा। देन सेंटरिंग एक टेक्निक है, इससे भी कंसंट्रेशन बढ़ता है। सेंटरिंग में हम क्या करते हैं, अपने बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो खिलाड़ी के बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसको वो एडजस्ट करता है। कैसे करते हैं इसको, पहले आप बिल्कुल सीधे खड़े होइए और बैक आपका स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए, सर आपका ऊपर होना चाहिए, झुका हुआ नहीं होना चाहिए, और आपके दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस हो। तो 1 से 1.5 फीट के डिस्टेंस पे दोनों पैर रखिए, सीधे खड़े होइए। और उसके बाद आपको इमेजिन करना है कि एक लाइन आपके सर के बीच से होती हुई, आपके बॉडी के बीच से होती हुई, आपके नाभि से पास करती हुई वो नीचे ग्राउंड में एक लाइन जा रही है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसको आप कल्पना के द्वारा इमेजिन कर रहे हैं कि एक लाइन है जो आपके बॉडी को वर्टिकली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, और वो लाइन आपके सर के सेंटर से होते हुए, नाभि से होते हुए जमीन में जा रही है। सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट लाइन। उसके बाद अपनी आंखें क्लोज करिए और उसी लाइन के ऊपर नीचे आपको डीप ब्रीदिंग करनी। तो वो जो इमेजिनरी लाइन है, आप उसको इमेजिन कर रहे हैं कि वो लाइन है, और आप उसके बाद डीप ब्रीदिंग करेंगे उसी लाइन के ऊपर नीचे। तो आप सांस लेंगे तो आपकी सांस उसी लाइन से आपके पेट तक जा रही है, और उसके बाद सांस बाहर निकाल रहे हैं तो उसी लाइन से होते हुए सांस बाहर आ रही है। और उसके बाद रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड विथ ईच ब्रेथ, जस्ट कीप ऑन कंसंट्रेशन ऑन योर ब्रेथ। तो आपको सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान रखना है और कुछ सोचना नहीं, इधर उधर कहीं नहीं ध्यान, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को देखना है कि ब्रीदिंग आप उस लाइन पे डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं और अपने आप को रिलैक्स करते चल। इस टेक्निक की एडवांटेज ये है कि ये कभी भी शॉर्ट टाइम में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कंपटीशन शुरू होने के पहले भी खिलाड़ी अपना ग्राउंड के बाहर खड़े होकर सेंटरिंग कर सकता है, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। और या फिर हाफ टाइम में भी प्लेयर्स इसको कर सकते हैं, क्योंकि कम टाइम में आप इस
एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो आप 5 से 10 बार या 10 से 15 बार आप ब्रीदिंग कर लेंगे, इससे कंसंट्रेशन आपका अच्छा हो जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा गेम में, और आपकी एंजाइटी टेंशन भी कम हो जाएगी। Coaches should encourage athletes to practice these techniques during the training period because they need to learn these techniques well so that they can make use of them before competitions. तो competition सिर्फ competition के लिए मत रखिए कि competition के पहले खिलाड़ी करेगा, उसको सिखाना है ये टेक्निक्स, और आपको देखना है कि ये ट्रेनिंग में इनका प्रयोग करें, बहुत ज्यादा से ज्यादा ये टेक्निक्स का ट्रेनिंग में वो प्रयोग करें, क्योंकि जब तक वो सीखेंगे नहीं टेक्निक्स को और सही तरीके से नहीं करेंगे तो कंपटीशन के टाइम पे वो उसको सही तरीके से नहीं एग्जीक्यूट कर पाएंगे. सो एज कोचेस यू हैव टू सी दैट द प्लेयर्स लर्न ऑल दीज टेक्निक्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग. उसके बाद है रेगुलेटिंग इमोशनल अराउजल. आपने देखा था कि ऑप्टिमम अराउजल होने से प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है. अराउजल अगर बहुत हाई हो गया या बहुत लो हो गया तो दोनों स्थिति में परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है. तो बेस्ट परफॉर्मेंस कब होता है? जब ऑप्टिमम अराउजल प्लेयर का है. फॉर रीचिंग ऑप्टिमम अराउजल द एथलीट शुड मेक यूज ऑफ अप्रोप्रिएट ट्रिगर वर्ड्स. अब ट्रिगर वर्ड्स कुछ शब्द होते हैं जिनका की प्रयोग करके खिलाड़ी अपने अराउजल को बढ़ा या घटा सकते हैं खेलते खेलते. तो जब वो खेल रहे हैं उस समय ही वो अपने मन में वर्ड्स बोलें और अपने अराउजल को वो एडजस्ट कर सकते हैं. Trigger words हैं words that athlete can say to himself to facilitate concentration, regulating his arousal level and creating positive emotions. For example, words like attack. अब मान लीजिए कोई बॉक्सर है, वो बहुत डिफेंसिव गेम खेल रहा है और पॉइंट्स लूज कर रहा है, तो ही में while playing he may tell himself कि अटैक करो, अटैक. So वो ये वर्ड अपने अंदर मन में वो अटैक बोलेगा and he will change his strategy. या एक्सप्लोड. एक्सप्लोड माने कि फटना. तो फटने का मतलब क्या है कि आप अपनी सारी एनर्जी लगा दो जो भी आप खेल रहे हो उसमें. तो ही कैन से एक्सप्लोड. कोई वेट लिफ्टर है, वो अपने आप को कह सकता है लिफ्ट करने के पहले ये एक्सप्लोड. तो पूरी एनर्जी लगा के उसको वो उठाना है वेट. उसी तरह से अलर्ट. अगर खिलाड़ी का कंसंट्रेशन इधर उधर भटक रहा है या देख रहा है कि ध्यान कुछ गड़बड़ हो रहा है माइंड में, तो वो अपने आप को अलर्ट बोल सकता है कि सावधान हो जाओ, अलर्ट. इस तरह के वर्ड्स हेल्प द एथलीट टू अराउज हिमसेल्फ एंड मेंटेन हिज फोकस. तो ये वर्ड्स ऐसे हैं, अटैक, एक्सप्लोड, अलर्ट, ये आपके अराउजल को बढ़ाते हैं. ये अराउजल बढ़ाने वाले वर्ड्स. अब आपका अराउजल अगर बहुत ज्यादा हो गया है, आप बहुत ज्यादा अराउज्ड है, बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए हैं, हार्ट बीट बहुत बढ़ गई है, ब्रीदिंग रेट बहुत बढ़ गई है, तो आपको अपने आप को रिलैक्स करना है. उस समय अटैक और एक्सप्लोड बोलने से नहीं चलेगा. तो रिलैक्स करने के लिए आप अपने आप को वर्ड बोलेंगे, रिलैक्स, काम, कंट्रोल. इस तरह के वर्ड्स जो कि आपके अराउजल को नीचे ले आएंगे. बहुत ज्यादा अराउजल हो गया है तो उसको कंट्रोल में ले आएंगे. तो इस तरह के वर्ड्स यूज करना, ये इनको ट्रिगर वर्ड्स बोलते हैं. तो इससे भी खिलाड़ियों को बहुत अच्छा इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो खेलते खेलते अपने आप को देख सकते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति इस समय क्या है, और उस हिसाब से अपने अराउजल को वो एडजस्ट कर सकते हैं इन वर्ड्स को बोल के. अब जरूरी ये है कि ये वर्ड्स इंग्लिश में बोलने की जरूरत नहीं है. ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन खिलाड़ी अगर अपनी भाषा में, उसकी जो मातृभाषा है, मदर टंग है, उस भाषा में अगर वो इन वर्ड्स को यूज करे, इन वर्ड्स के इक्विवेलेंट, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा. तो इसलिए आप अगर हिंदी बोलते हैं घर में, तो आप हिंदी में इनके वर्ड्स के पर्यायवाची आप हिंदी में बोलिए अपने आप को. अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में बोलिए, तो इसका प्रभाव ज्यादा अच्छा पड़ता है. कोई जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में वर्ड्स यूज करने. चेंज द एनवायरनमेंट. लिसनिंग टू ग्रेट म्यूजिक. म्यूजिक थेरेपी. म्यूजिक भी एक बहुत बड़ी थेरेपी है जिससे कि आप अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हैं, अपने अराउजल को बढ़ा या घटा सकते हैं. तो अगर आपका अराउजल कम है तो आप कोई फास्ट म्यूजिक, कोई बहुत ही लिल्टिंग म्यूजिक जिसमें कि खूब फास्ट है और खूब बैकग्राउंड में ड्रम्स हैं और इस तरह की म्यूजिक जिससे कि आपका अराउजल बढ़े, तो इस तरह की म्यूजिक आप सुन सकते हैं अगर आप सुस्त फील कर रहे हैं, अराउजल कम लग रहा है तो. और अगर अराउजल ज्यादा है तो आप उस समय सॉफ्ट म्यूजिक, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, कोई बहुत हल्की म्यूजिक आप सुन सकते
सकते हैं अपना ईयरफोन्स लगा के, जिससे कि आपका आप माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। तो म्यूजिक, अलग अलग तरह की म्यूजिक का प्रयोग अलग अलग टाइम पे करके आप अपने अराउजल को और इमोशनल स्टेट को आप चेंज कर सकते हैं। तो आप एक प्लेयर्स को सिखा सकते हैं कि आप एक ट्रैक्स का लिस्ट बना लीजिए, जो ऐसे सॉन्ग्स कुछ जो कि आपको अराउज करते हैं और कुछ ऐसे सॉन्ग्स जो आपको रिलैक्स करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल यू मे वांट समथिंग हाई एनर्जी बिफोर अ गेम। अब गेम के पहले आपको कोई फास्ट सॉन्ग आप बच्चों को सुनाएं तो उससे उनका अराउजल बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई हॉकी का मैच होने वाला है या फुटबॉल का मैच होने वाला है, तो उस समय अराउजल बच्चों को जरूरी है। तो वहां पर आप उनको कोई फास्ट म्यूजिक के साथ डांस करवा सकते हैं, फास्ट म्यूजिक सुना सकते हैं, जिससे कि उनका अराउजल बढ़े। और मान लीजिए कोई शूटर है या आर्चर है, वो उसको अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है, तो वो सॉफ्ट म्यूजिक कोई सुन सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, हल्की म्यूजिक जो कि उसको रिलैक्स करे, इस तरह की म्यूजिक वो सुन सकता है। तो म्यूजिक बहुत ही अच्छी एक थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी, जिससे आप अपने इमोशनल स्टेट को आप परिवर्तित करते हैं। और आप देखते हैं कि बहुत जो हमारे टॉप के प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के, वो अक्सर हेडफोन्स लगा के म्यूजिक सुनते हैं अपने इवेंट के पहले। नाउ वी कम टू स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स, जो मेन टेक्निक्स थी बड़ी वाली, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। उसके अलावा कुछ और टेक्निक्स हैं जिससे कि आप अपने एंजाइटी या टेंशन को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आपको क्वेश्चन आता है तो यू कैन कंबाइन वॉट एवर यू हैव डन इन पार्ट 1 और उसके साथ अभी जो टेक्निक्स हैं, ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं। तो आपने जेपीएमआर और ऑटोजेनिक ट्रेनिंग के बारे में पिछले क्लास में जानकारी आपको दी गई थी। उसके अलावा है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, या जिसको हम डीप ब्रीदिंग बोलते हैं। इसमें हम लंबी सांस लेते हैं नाक से, और उसके बाद पेट को पूरा, पेट तक सांस लेते हैं, पेट को पूरा फुलाते हैं, और उसके बाद हम 6 तक काउंट करते हैं। जब हम अंदर सांस लेते हैं तो 6 तक गिनते हैं, उसके बाद होल्ड करते हैं 4 सेकेंड के लिए, और उसके बाद हम सांस बाहर छोड़ते हैं और उस समय 8 तक गिनते हैं। तो हमारा जो एक्सहेलेशन है, जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं, वो इनहेलेशन से थोड़ा लंबा होना चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सहेल करते हैं तो एक्चुअली हमारी बॉडी रिलैक्स करती है। तो जो पैरासिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे अंदर हैं, वो दोनों जब एक्ट करते हैं तो हमारा रिलैक्सेशन होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी टेंशन थोड़ी बढ़ती है। तो सांस इसलिए आप 6 तक गिने और छोड़ते समय 8 तक गिने। और जब आप सांस लें तो नाक से सांस लें और छोड़ते समय मुंह से छोड़ें। तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। और 10 to 15 टाइम्स आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, आपका दिमाग स्टेबल हो जाएगा, दिमाग आपका स्थिर हो जाएगा और आप रिलैक्स फील करेंगे। तो ये भी आप डीप ब्रीदिंग, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग आप खुद प्रैक्टिस करिए। ये सारी टेक्निक्स आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लीज डू इट सो दैट यू फील कि इनसे क्या इफेक्ट होता है। यस, यू वांट टू से समथिंग? somebody wants to say something? Okay. उसके बाद है माइंडफुलनेस ट्रेनिंग। माइंडफुलनेस ट्रेनिंग भी एक बहुत ही अच्छी चीज है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि अपने दिमाग को प्रेजेंट में स्थिर रखना और पास्ट या फ्यूचर में नहीं जाने देना। तो इसमें आपका फोकस जो है वो प्रेजेंट मोमेंट पे रहता है, और आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं और इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं। जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं और आपके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, आप बस शांत होकर उनको देखते रहिए। उसमें नॉन जजमेंटल होके आपको देखना है। कुछ जजमेंट नहीं पास करना है कि अरे ये तो नेगेटिव थॉट आ रहा है मेरे दिमाग में, अरे ये तो पॉजिटिव आ रहा है, या नेगेटिव फील कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया आपको नहीं करनी है। सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं और क्या फीलिंग्स आ रहे हैं, और उनको आने दें और उनको जाने दें। जैसे वो चल रही है वो थॉट्स की प्रक्रिया, उसको आने जाने दें। उनके बारे में अपनी कोई भी प्रतिक्रिया ना दें, अपना कोई जजमेंट उसके ऊपर मत पास करिए। तो आप सिर्फ देख रहे हैं कि आपके थॉट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं। और माइंडफुलनेस ट्रेनिंग
एक तो ये पार्ट हो गया कि आप अपने थॉट्स को बिल्कुल डिटैच होकर देख रहे हैं, अनासक्त होकर देख रहे हैं, आपको उसके साथ अटैच नहीं होना है थॉट्स के साथ, और उनके ऊपर कोई भी जजमेंट नहीं पास करना है कि पॉजिटिव थॉट है कि नेगेटिव है, ये सब नहीं करना। ये फर्स्ट स्टेप है माइंडफुलनेस ट्रेनिंग का। उसके बाद है बॉडी स्कैन मेडिटेशन, जिसको हम ग्राउंडिंग टेक्निक बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि अब मान लीजिए आपके थॉट चल रहे हैं बहुत कंपटीशन के बारे में कि हारेंगे कि जीतेंगे, पता नहीं क्या होगा। नाउ व्हाट वी डू इज कि आपके जो थॉट्स हैं उनको हम माइंड से शिफ्ट करके आपके बॉडी पे ले आते हैं, तो थॉट्स को डाइवर्ट कर देते हैं बॉडी स्कैन मेडिटेशन में। इसमें आप क्या करेंगे कि आपके जो थॉट्स हैं वो आपके बॉडी के पार्ट्स पर आप एक एक करके ले जाते हैं। बॉडी के जो इंद्रियां हैं, आपकी कर्म इंद्रियां हैं, जो 5 इंद्रियां हैं, उनके ऊपर आप अपना फोकस ले जाते हैं। इसमें आप पहले डीप ब्रीदिंग करके रिलैक्स करेंगे, उसके बाद आपको अपनी इंद्रियों पर ध्यान ले जाना है। और क्या करना है इन इंद्रियों से? Sit in a calm and quiet place, take a few deep breaths. Now observe any 5 things. अब आप कोई भी ऐसी 5 चीजें देखिए आपके आसपास जो आपको दिख रही हैं। मान लीजिए आप अपने कमरे में बैठे हैं, अभी आप जहां भी बैठे हैं और ये लेक्चर सुन रहे हैं, आप नोटिस करिए कि आपके रूम में 5 कौन सी चीजें आपको दिख रही हैं। कोई भी 5 चीज, और उसको फिर आप लिख लीजिए। अभी मत लिखिए, पर व्हेन यू डू दिस टेक्निक आप वो 5 चीजें लिख लीजिए। उसके बाद आप नोटिस करिए कोई भी 4 आवाजें जो आपको सुनाई पड़ रही हैं अपने वातावरण, उनको आप लिख लीजिए। उसके बाद नोटिस करिए कोई भी 3 चीजें जो आप टच कर रहे हैं। कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिनको आप छू रहे हैं? मान लीजिए आप चेयर पे बैठे हैं तो आप चेयर छू रहे हैं, आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है तो आप उसको छू रहे हैं। कोई भी 3 चीजें ऐसी जो आप टच कर रहे हैं और उनको लिख लीजिए। अब कोई भी 2 ऐसी चीजें जो आपकी, जिसकी स्मेल आपको आ रही है, और मान लीजिए आपके घर में खाना बन रहा है उसकी स्मेल आ रही है, या कोई रूम स्प्रे किया हुआ है, कोई फ्रेशनर है उसकी आ रही है, या कहीं अगरबत्ती की स्मेल आ रही है। कोई भी 2 स्मेल जो आपको आ रही है आप उसको वहां पे लिखिए। और कोई भी एक ऐसी चीज लिखिए जो आप इस समय टेस्ट कर रहे हैं, या आपके मुंह में जिसका टेस्ट है। तो अगर आपने ब्रेकफास्ट किया हुआ है तो मुंह में उसका टेस्ट होगा, या कई बारी पसीने का टेस्ट होता है आपके लिप्स में। आप ऐसे लिप्स टेस्ट करके देखिए तो उसमें नमकीन पसीने का टेस्ट आता है। तो व्हाटएवर, कोई भी एक चीज जो आप टेस्ट, जिसका टेस्ट आपके मुंह में है, उसको लिख लीजिए। तो अब आपने क्या किया, आपका ध्यान, जो आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे थे, नेगेटिव थॉट्स, उससे हटा के आप अपने ध्यान को अपनी इंद्रियों पर ले आए। और जब आपने ये प्रैक्टिस की तो आपका ध्यान थॉट से हट गया। तो यू आर नाउ इन अ वेरी कंफर्टेबल एंड नाइस मेंटल स्टेट, जहां पर कि नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग से चले गए हैं और आप अपने बॉडी पर फोकस ले आए हैं। तो इसको हम ग्राउंडिंग टेक्निक बोलते हैं, या बॉडी स्कैन मेडिटेशन कहते हैं। तो उसमें आप बॉडी के सेंसेस को स्कैन करते हैं और उनसे रिलेटेड आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये माइंडफुलनेस ट्रेनिंग का एक पार्ट है। उसके बाद है योगा एंड मेडिटेशन। ये सारी टेक्निक स्ट्रेस को कम करने के लिए, आपकी टेंशन और एंजाइटी को कंट्रोल में लाने के लिए है। योगा एंड मेडिटेशन, योगिक आसन, योग निद्रा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब आपको पता ही है। और प्राणायाम जो है वो बहुत ही आपके माइंड को स्थिर करते हैं और टेंशन को भी कम करते हैं, आपके बॉडी माइंड दोनों को रिलैक्स करते हैं। तो इसमें भस्त्रिका है, कपालभाति है, त्रिबंध है, अग्निसार क्रिया है, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये सारे प्राणायाम्स हैं जो कि प्लेयर्स को रेगुलर कराने चाहिए। योगिक आसन और प्राणायाम उनको करना चाहिए। इससे रिलैक्सेशन होता है बॉडी को और माइंड को, और फोकस और कंसंट्रेशन भी खिलाड़ियों का बढ़ता है। उसके बाद है एरोबिक्स। एरोबिक एक्सरसाइजेस हेल्प द बॉडी टू सीक्रेट एंडोर्फिन्स। और एरोबिक डांसेस जो होते हैं, फास्ट डांसेस और एरोबिक्स जो एक्सरसाइजेस होती है एरोबिक्स की, इससे ये सिद्ध किया गया है कि जब आप फास्ट एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपके ब्रेन में एक तरह के हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं ज्यादा, जिनको एंडोर्फिन्स कहा जाता है। तो ये एंडोर्फिन्स जो है इनको हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो जब ये एंडोर्फिन सिक्रीट होते हैं तो आपके अंदर एक यूफोरिया, एक खुशी की
लहर आपके दिमाग में और आपके अंदर आती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आप अगर 20 मिनट 25 मिनट आप डांस कर लें या फास्ट डांस एरोबिक्स कर लें, तो उसके बाद एक बहुत अच्छी सी फीलिंग, खुशी सी फीलिंग आपके अंदर आती है। दैट इज बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंडोर्फिन्स। तो एंडोर्फिन्स क्रिएट अ स्टेट ऑफ वेलबींग एंड जॉय विच आर वेरी पॉजिटिव मेंटल स्टेट्स। तो ये आपकी एंजाइटी टेंशन को दूर करते हैं और पॉजिटिविटी आपके माइंड में क्रिएट करते हैं। तो एरोबिक इज ऑल्सो अ वेरी गुड टेक्निक। उसके बाद है सोना बाथ एंड मसाज। सोना बाथ और मसाज लेने से भी रिलैक्स होती है बॉडी और माइंड, और रिकवरी में बहुत ये हेल्प करते हैं। और लिसनिंग टू ग्रेट म्यूजिक इन ट्रेनिंग एंड कंपटीशन कैन बी अ क्विक वे टू बूस्ट योर मूड. Create a list of tracks of varying intensities that will suit your mood at different points. For example, you may want something high energy before a game or a little lower after spending 2 hours on a long run. तो आप म्यूजिक को अपना सेलेक्ट करिए और म्यूजिक को सुनिए, इससे भी रिलैक्सेशन होता है। आई थिंक दिस इज अ रेपिटेशन, ये पहले भी मैंने कहीं पे बोला था। नाउ हाउ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू हैपन। अब अगर ये तो सारी आपने देखी कि अभी जो स्किल्स ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल स्किल्स ट्रेनिंग की, उसमें कौन कौन से स्किल्स खिलाड़ियों को हम लोग सिखाते हैं और क्यों सिखाते हैं। तो उसमें आपने देखा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए स्किल्स हैं अलग, अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए अलग स्किल्स हैं, उसी तरह से आपकी गोल सेटिंग स्किल्स हैं, जिससे कि आपको कहाँ जाना है और कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, आपके जीवन में लक्ष्य क्या है, उसके लिए आप गोल सेटिंग करते हैं। उसी तरह से आपके कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, आपके थॉट प्रोसेसेस जो हैं, आपके एटीट्यूड्स हैं, परसेप्शंस हैं, उनको कैसे आप चेंज करें, उनको नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाएं, उसकी भी अलग टेक्निक्स हैं। तो जब आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, तो खिलाड़ी का माइंड सेट पॉजिटिव हो जाता है। और खिलाड़ी का माइंड जब पॉजिटिव है, इसके माने वो मेंटली रेडी है कंपटीशन के लिए। तो जब फिजिकल रेडीनेस और मेंटल रेडीनेस दोनों साथ साथ खिलाड़ी की होती है, तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। तो वो इसलिए ये साइकोलॉजिकल स्किल्स खिलाड़ियों को सिखाना बहुत आवश्यक है। आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे करें, उस समय नजरिया प्लेयर का क्या होना चाहिए। तो फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू हैपन, नॉट व्हाट यू आर अफ्रेड माइट हैपन। ये मैंने शायद आपको किसी क्लास में भी बताया था कि एक होता है मोटिव टू सक्सीड। खिलाड़ी के अंदर मोटिवेशन होता है कि मुझे कामयाब होना है, मुझे सफल होना है कंपटीशन में। और एक खिलाड़ी होता है जिसको ये लगता है कि मैं हार ना जाऊं बस, उसी लिए वो खेलता है कि मैं हारूं ना। तो वो हार को अवॉइड करने के लिए खेल रहा है। दो तरह के खिलाड़ी हैं, एक सक्सेस पाने के लिए खेल रहा है, एक हार को अवॉइड करने के लिए खेल रहा है। तो ये दो अलग अलग टाइप के खिलाड़ी होते हैं। अब आप एग्जाम में भी देखिए कि खिलाड़ी कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें 90% लाना है। तो उनके दिमाग में एक हाई गोल है कि मुझे 90% ला के पास होना है। और एक और बच्चा है, स्टूडेंट है, वो कहता है कि मुझको बस पास हो जाए, उतना ही बहुत है, तो 40% के ऊपर आ जाए उतना ही मेरे लिए काफी। तो वो फेल होने को अवॉइड कर रहा है, वो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, किस लिए कि फेल ना हो, हम पास हो जाए बस। और एक है जो कि कहता है कि नहीं, मुझे 90% लाना है। तो उसी तरह से खिलाड़ी भी होते हैं जो कि बहुत अच्छा करना चाहते हैं खेल में, और कुछ खिलाड़ी होते हैं जो हारे ना बस उतना, उसके लिए खेल रहे हैं कि हम हार ना जाए। तो ये कहते हैं कि परफॉर्मेंस आपका तब इम्प्रूव होता है जब खिलाड़ी फोकस करता है कि वो क्या होना चाहता है। हर खिलाड़ी ये चाहेगा कि हम सबसे अच्छा परफॉर्म करें या हम जीतें। कोई भी, आप किसी से भी पूछे, कोई ये नहीं कहेगा कि हम हारना चाहते हैं। तो अगर फोकस आपका इसमें है कि आप क्या चाहते हैं होना चाहिए, और ये नहीं सोचना है कि किस चीज को अवॉइड करने के लिए आप खेल रहे हैं या किस चीज से डर के आप खेल रहे हैं। तो डर के साथ अफ्रेड होके खेलना जो है वो आपको आगे नहीं ले जाएगा। तो ये जिम एफ्रेमो एक साइकोलॉजिस्ट, खेल मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अपने रिसर्च में ये सिद्ध किया कि जब खिलाड़ी फोकस करते हैं इसमें कि वो क्या चाहते हैं हो, रादर देन किसको वो अवॉइड करने के लिए खेल रहे हैं,
तो उनका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा आता है. If you take a shot and focus on what you are trying to avoid, you are not likely to hit your target. तो अगर आप कोई शूटर है और वो शूटिंग कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि मुझे अवॉइड करना है, ये नहीं होना चाहिए कि मेरी जो बुलेट है वो इधर उधर ना जाए, उसको अवॉइड करने के लिए वो खेल रहा है. और एक शूटर है जो कि बुल्सआई में मारने के लिए खेल रहा है. तो जो अवॉइड करने के लिए खेल रहा है उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा. जो बुल्सआई पे फोकस कर रहा है उसका परफॉर्मेंस. Similarly, don't try to perform without or avoiding fear. Instead, try to perform with confidence, telling yourself stay on target rather than don't blow it. So negative sentences, don't blow it, इस तरह की negative sentences नहीं use करते. Stay on target जो है ये positive sentence है. तो इस तरह के affirmations, positive sentences, इस target पे अपना ध्यान दो. इस तरह के सेंटेंसेस खिलाड़ियों को ज्यादा यूज करने हैं. और नेगेटिव वर्ड्स जैसे डोंट ब्लो इट, इस तरह के वर्ड्स किसका ऑन है ये म्यूट करिए प्लीज. अगर अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो पॉजिटिव चीज पे और क्या आप करना चाहते हैं उस पे ध्यान दो, ना कि आप क्या अवॉइड कर रहे हो. So with this we come to the end of this series of the part 2 of psychological skills training. अब आप लोगों को अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है, if you have any questions please ask. और अगर आपकी कुछ प्रतिक्रिया है, you want to say something, you can always share your views on this. I will give you. हाँ, yes, hello. मैम एक बार ये साइंटिस्ट ने जो बोला है मैम एक बार ये रिपीट करना प्लीज. कौन सा? ना अभी ये लास्ट स्लाइड में इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस वाला. यस मैम. इसमें है कि फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू हैपन. आप क्या चाहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा हो, उसके ऊपर आप फोकस करिए, ना कि आप क्या चीज अवॉइड करने के लिए कर रहे हैं. नॉट ऑन व्हाट यू आर अफ्रेड माइट हैपन. आपको हो सकता है डर हो कि मैं कहीं हार ना जाऊं, तो उस पे अपना फोकस मत रखिए कि कहीं मैं हार ना जाऊं. आप अपने आप को ये बोलिए कि मुझे सक्सेस लेना है, मुझे सफल होना है, तो जो मैं करना चाहता हूँ, जैसा परफॉर्म करना चाहता हूँ उसके ऊपर ध्यान ले जाओ, ना कि उसके ऊपर कि हम कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं इंजुरी ना हो जाए मुझे, या कहीं मेरा अपोनेंट पॉइंट्स ना ले जाए. तो ये चीजों को अवॉइड करने के लिए आप नहीं खेल रहे हैं. तो अपने दिमाग में अपनी सोच को चेंज करना है, अपने नजरिए को चेंज करना है और अपने फोकस को चेंज करना है. जब आप खेल रहे हैं उस समय जो आप चाहते हैं उसके लिए आप कोशिश करिए, अवॉइड करने के लिए मत खेलिए. हार को अवॉइड करने के लिए नहीं खेलना, सक्सेस पाने के लिए खेलना है. ये दो अलग अलग चीजें हैं. और इस तरह की नेगेटिव वर्ड्स जैसे डोंट डू दिस, ये नेगेटिव वर्ड्स आपको अपने एफर्मेशंस में नहीं लाने. आपको क्या करना है, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव सेंटेंसेस एफर्मेशंस में रखने हैं. डोंट जैसे वर्ड्स या डू नॉट, इस तरह के वर्ड्स आपको एफर्मेशंस में नहीं रखने, क्योंकि डू नॉट वर्ड जो है वो ये बताता है कि आप कुछ चीज अवॉइड करने के लिए कर रहे हैं, खेल रहे हैं. तो जो आप अपने मन में इंटरनल डायलॉग, आपका सेल्फ टॉक चल रहा है, एफर्मेशंस चल रहे हैं, उसमें डोंट वर्ड, इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स को मत लाइए. इससे ये पता चलता है कि आप कोई चीज आपको डर है कि आप हार सकते हैं और हार को अवॉइड करने के लिए आप खेल रहे हैं. लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मुझको जीतना है या मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है, तो वो ये दिखाता है कि आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं, आप सफल होना चाह रहे हैं, उसके ऊपर आपका फोकस. तो दोनों चीजों में फर्क है. तो ये साइकोलॉजिस्ट जो है ये कहते हैं कि जो आप चाहते हैं कि जैसा आपका परफॉर्मेंस हो उस पर ध्यान दें. क्लियर है ये? यस मैम. समझ में आया? स्ट्रेस मैनेजमेंट के बताना है. स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या नहीं समझ में आया?
स्ट्रेस माने आपको जो टेंशन होती है, सेकंड पॉइंट बताया था मैम आपने। कौन सा सेकंड पॉइंट था? कैन आई हैव दैट स्लाइड प्लीज? एक तो डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग बताई थी, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग बताई थी। माइंडफुलनेस ट्रेनिंग में आप अपना दिमाग वर्तमान में रखते हैं, अपने थॉट्स को वर्तमान में रखते हैं। मान लीजिए आप चुपचाप बैठे हैं कहीं शांत जगह पे और आपके दिमाग में तरह तरह के थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं आपके दिमाग में। तो माइंडफुलनेस ट्रेनिंग में हम शांत होकर डीप ब्रीदिंग करके एक जगह बैठ जाते हैं और अपने माइंड को खुला छोड़ देते हैं कि जो भी आए थॉट्स आने दो। तो थॉट्स आएंगे, थॉट्स के साथ साथ फीलिंग्स आएंगी, लेकिन जो भी आएगी आप बस उसको शांत होकर देखते रहिए कि क्या थॉट्स आ रहे हैं। उसमें कोई जजमेंट नहीं पास करना है आपको। ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो नेगेटिव थॉट आ गया या ये पॉजिटिव थॉट आ गया, ये थॉट अच्छा है, ये थॉट बुरा है। आपको किसी प्रकार की अपने मन में प्रतिक्रिया नहीं करनी है। खाली थॉट्स को जैसे जैसे वो आ रहे हैं उनको आने दीजिए और जाने दीजिए, आने दीजिए जाने दीजिए। एक के बाद एक थॉट्स आते जाएंगे। आप बिल्कुल शांत होकर उनको जस्ट ऑब्जर्व, उनका अवलोकन करिए, ऑब्जर्व करते रहिए कि क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन जजमेंटल नहीं होना है। तो ये एक तो इसका एक स्टेप ये है। और अपने दिमाग को इधर उधर कहीं मत जाने दीजिए, अपने थॉट्स के ऊपर ही ध्यान रखिए। लेकिन उनको थॉट्स जैसे भी हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, जैसे भी थॉट्स हैं उनको बस आने दीजिए और जाने दीजिए, जस्ट ऑब्जर्व देम। उसके बाद है बॉडी स्कैन मेडिटेशन, जिसको हम ग्राउंडिंग टेक्निक बोलते हैं। बॉडी स्कैन मेडिटेशन में हम, ये भी माइंडफुलनेस ट्रेनिंग का ही पार्ट है, इसमें हम अपने ध्यान को अब अपने थॉट्स से हटा के अपने बॉडी पे ले आते हैं। तो थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे थे, तो पहले तो हमने थॉट्स पे ध्यान दिया, उसके बाद अब हम थॉट्स से हटा के अपने इंद्रियों पर अपना ध्यान ले आते हैं। और कोई भी ऐसी 5 चीज आप बताइए, आप ऑब्जर्व करिए जो कि आप देख रहे हैं जहां पर भी आप हैं। 5 चीजें आपके वातावरण में क्या है जो आप इस समय देख रहे हैं, आप उनको लिख लीजिए। कोई भी 4 चीजें, 4 आवाजें जो आप सुन रहे हैं उनको आप लिख लीजिए। उसके बाद कोई भी 3 चीजें जो आप टच कर रहे हैं उसको आप लिख लीजिए। उसके बाद कोई भी 2 चीजें जिसकी स्मेल आपको आ रही है वो लिख लीजिए। और कोई भी एक चीज जो कि आप टेस्ट कर रहे हैं, इसका स्वाद आपके मुंह में है, वो लिख लीजिए। तो अब क्या हुआ, आपने अपने ध्यान को अपने थॉट्स से हटा के आप अपने बॉडी पे ले आए और अपनी कर्मेंद्रियों पे ध्यान ले आए। और एक एक इंद्रियों से आप क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उस पर अपना ध्यान ले आए। तो इससे आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो गया आपके थॉट से और आपके बॉडी पर आ गया। तो आपके बहुत सारे टेंशन्स जो कि थॉट की वजह से होते हैं, वो टेंशन्स आपके कम हो जाएंगे और आपकी अवेयरनेस अबाउट योर सराउंडिंग्स बढ़ेगी, जिसको माइंडफुलनेस ट्रेनिंग बोलते हैं। मैडम थोड़ा, हाँ यस मैडम। मैडम थोड़ा सेंटरिंग का बताइए, कैसे क्या करते, कैसे सेंटरिंग? सेंटरिंग लिखा हुआ है, सारे स्टेप्स पढ़िए पहले आप। सेंटरिंग वाला, सेंटरिंग का जरा सा दिखाइए तो स्लाइड। सेंटरिंग में सारे स्टेप्स दिए हुए हैं मैंने। प्रैक्टिसिंग सेंटरिंग कैसे करते हैं, स्टैंड स्ट्रेट, इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ योर हेड, सब तो दिया हुआ है मैंने। उसमें स्टेप्स दिए हैं, आप देखिए उसको, सारा क्लियरली सारे स्टेप्स मेंशन्ड है। अगर वहां पे नहीं समझ में आ रहा तब पूछिए। ओके मैम, सारे स्टेप्स दिए हैं इसमें। बीइंग फ्यूचरिस्टिक होना कितना हार्मफुल है मैम एथलीट क्या के लिए? चीज? मैम बीइंग फ्यूचरिस्टिक होना कितना हार्मफुल है एथलीट के लिए? फ्यूचरिस्टिक किस सेंस में आप कहना चाह रहे हैं? मैम वो प्रेजेंट फॉर्म में नहीं मतलब सोच के कर रहा है, वो सोच रहा है अपने फ्यूचर रिजल्ट्स को लेके, तो उसको कितने एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं? देखिए, जब वो परफॉर्म कर रहा है उस समय प्लेयर का ध्यान एकदम प्रेजेंट में होना चाहिए। उस समय फ्यूचर के बारे में सोचने से उसका कंसंट्रेशन प्रेजेंट से हटेगा, उसके परफॉर्मेंस पर उसका नेगेटिव असर होगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन द प्लेयर इज परफॉर्मिंग इन अ कॉम्पिटिशन। जब वो परफॉर्म कर रहा है, हिज एवरी मोमेंट हिज माइंड शुड बी इन द प्रेजेंट। इट शुड नॉट गो टू द रिजल्ट इवन। वो रिजल्ट के बारे में अगर सोचने लगता है खेलते खेलते, इसके माने फ्यूचर में उसका माइंड चला गया है। तो वो अगर ये सोचता है कि हम हारेंगे कि जीतेंगे, कहीं हार ना जाए, कहीं जीत ना जाए, वट एवर ही इज थिंकिंग, उसका माइंड अगर फ्यूचर में चला गया, इसके माने प्रेजेंट में नहीं है। तो उसका फोकस हिल गया है प्रेजेंट से। तो वो चीज नहीं होनी है, वो चीज नहीं होनी है। तो व्हाइल ही इज प्लेइंग, हिज माइंड शुड बी ऑलवेज इन द प्रेजेंट।
पर अगर फ्यूचरिस्टिक से आपका ये मतलब है कि वो उसके जीवन में कोई गोल ही ना हो, लक्ष्य ना हो, तो वो इसका मतलब नहीं है। खिलाड़ी का जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है, आगे जाके उसको कहाँ जाना है, किस लेवल तक खेलना है, ओलंपिक में खेलना है कि इंटरनेशनल प्लेयर बनना है, और क्या उसका दूर का लक्ष्य है, वो सारी उसके गोल्स क्लियर होने चाहिए। सेंस में अगर फ्यूचरिस्टिक आप कह रहे हैं तो गोल सेटिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स शुड बी क्लियर इन हिज माइंड, तभी वो मेहनत करेगा। हाँ, चलो ठीक है। preparing the athlete for the competition, but while you are playing उस समय फ्यूचर में नहीं ले जाना है ध्यान। ओके, इसीलिए कहते हैं कि पुराना भी आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस याद कर सकते हैं। हम कहते हैं कि पास्ट में मत ले जाओ ध्यान को, तो खेलते समय पास्ट में मत ले जाओ, बट कंपटीशन शुरू होने के पहले आप पुराना बेस्ट परफॉर्मेंस अपना याद करिए। वहां पे आप ऑलरेडी जीत चुके हैं और बहुत अच्छा खेला है, तो वो पूरी चीज को आप अपने दिमाग में अगर ले आएंगे तो आपके दिमाग के अंदर एक पॉजिटिव वातावरण क्रिएट हो जाएगा, जो आपको कॉन्फिडेंस देगा, जिससे आपका फोकस बढ़ेगा और आने वाले कंपटीशन में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो डिपेंड करता है कि आप इमेजरी किस टाइम पे कर रहे हैं, कंपटीशन से पहले कर रहे हैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, या खेल के दौरान आप सोच रहे हैं। खेल के दौरान ध्यान प्रेजेंट में रहना है, वर्तमान में रहना है, उस समय रिजल्ट के ऊपर ध्यान नहीं ले जाना है और ना ही पास्ट में ले जाना है। जब आप खेल रहे हैं उस समय ये मत सोचिए कि अरे हमें इंजरी हो गई थी पिछली बार ये करते करते, तो अब वो दिमाग में आ गया वो नेगेटिव थॉट तुरंत, तो क्या होगा आपके प्रेजेंट में, या तो परफॉर्मेंस आपका डामाडोल हो जाएगा या इंजरी दोबारा से होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आप डर गए। तो खेलते समय ये नहीं सोचना है। When you are performing, your mind should be only in the present, on your performance. Is it clear? समझ में आया ये? Yes, ma'am. Thank you. में होती है एब्डोमेन और चेस्ट के बीच में एक झिल्ली होती है जिसको डायफ्राम बोलते हैं। तो डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग मतलब हम जब लंबी सांस लेते हैं तो डायफ्राम जो फ्लेक्सिबल होता है, जब हम लंबी सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ प्रेस होता है, क्योंकि हवा भरने के लिए डायफ्राम को नीचे प्रेस करना पड़ता है। तो डायफ्राम जब नीचे प्रेस होता है तो हमारी जो हम सांस ले रहे हैं वो हवा हमारे पेट तक हम सांस लेते हैं, तो हमारा पेट बाहर आता है। तो जब आप सांस अंदर ले रहे हैं आप नोटिस करिए कि आपका पेट बाहर आना चाहिए, इसको हम जब हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो। और दूसरी ब्रीदिंग होती है कि हम चेस्ट से ब्रीदिंग करते हैं, हमारी बस चेस्ट तक सांस लिया और वहीं से छोड़ दिया, तो वो शॉर्ट ब्रेथ्स होती हैं, वो डीप ब्रीदिंग नहीं होती है, वो शॉर्ट ब्रीदिंग होती है। तो शॉर्ट ब्रीदिंग से टेंशन बढ़ती है, जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती है, लेकिन जब हमको रिलैक्स करना है तो हमें डीप ब्रीदिंग करनी है, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करनी है। गुड मॉर्निंग मैम। डायफ्राम नीचे जाएगा, निकालेंगे तो पेट अंदर जाएगा, और तो डायफ्राम फ्लेक्सिबल है, वो ऊपर नीचे होता है। तो डीप ब्रीदिंग में हम इसीलिए उसको डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग कहते हैं, क्योंकि डायफ्राम के मूवमेंट को भी हम ब्रीदिंग से कंट्रोल करते हैं। और डीप ब्रीदिंग हमें ज्यादा रिलैक्स करती है, डीप ब्रीदिंग से रिलैक्सेशन होता है, शॉर्ट ब्रीदिंग से टेंशन बढ़ती है। तो शॉर्ट जब भी आपको रिलैक्स करना है हमेशा डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, उससे आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा बॉडी और माइंड। इज इट क्लियर? गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। आज नहीं